आज का टॉपिक है हमारा डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स वो ड्रग होती हैं जो कि सोडियम और वाटर के आयंस के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है हमारी बॉडी से, या हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो वो ड्रग जो कि यूरिन के अमाउंट को और यूरिन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देंगी, उनको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। So, diuretics are the agent which increases the rate and the volume of the urine formation। रेट का मतलब फ्रीक्वेंसी। जब भी हम किसी पेशेंट को डायूरेटिक कैटेगरी की दवाइयां देंगे तो उसको बार बार यूरिनेशन की अर्ज होगी, मतलब वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाएगा और उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ जाएगा, है ना। तो डायूरेटिक्स वो ड्रग होती है जो कि आपके रेट और वॉल्यूम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देती है। ये जनरली क्या होता है, आपके नेफ्रोन्स जो होते हैं उस पे डायरेक्टली एक्ट करते हैं। देखिए आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है ये एक सिंगल नेफ्रॉन का है, और ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो नेफ्रॉन का एक बार मैं आपको इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। एक ग्लोमेरुलस होता है, वोमेन्स कैप्सूल होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होती है, लूप ऑफ हेनले होता है। डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। जब ये नीचे की तरफ आता है तब इसको डिसेंडिंग बोलते हैं, और जब ये ऊपर की तरफ जाता है तब इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल होती है, और उसके बाद फाइनली जो होता है कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो हर एक नेफ्रॉन के अंदर होते हैं। अब क्वेश्चन ये कि डायूरेटिक्स कैटेगरी की जो दवाइयां हैं, जो ड्रग्स हैं, वो हम किस बीमारी में देते हैं। तो सबसे पहला होता है एडिमा। एडिमा का मतलब होता है जब आपके बॉडी के अंदर कहीं पे भी फ्लूइड जमा हो जाए, वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाए, जैसे कि इन्फ्लामेशन हो जाती है, तब सूजन जो आ जाती है उसको हम बोलते हैं एडिमा। तो उस सूजन को कम करने के लिए हम डायूरेटिक कैटेगरी की ड्रग दे सकते हैं। दूसरा हाइपरटेंशन, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने का हमने मैकेनिज्म पढ़ा था कि ब्लड प्रेशर का बढ़ने का एक मैकेनिज्म क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है या सोडियम आयंस जो है वो जमा होने लगते हैं, तब हाइपरटेंशन कॉज होती है। और क्या कर सकते हैं हम, और किस कैटेगरी में दे सकते हैं, ड्रग पॉइजनिंग की कैटेगरी में। ड्रग पॉइजनिंग में क्या करेगा ये कि ये एक्सक्रीशन को बढ़ा रही है ये ड्रग। तो जो भी जिस भी ड्रग से किसी को पॉइजनिंग हुई है उसमें से वो ड्रग जो है जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगी, उसकी बॉडी से जल्दी से बाहर निकल जाएगी यदि हम डायूरेटिक्स कैटेगरी की ड्रग दे देते हैं। तो ये एक डायूरेटिक का जनरल इंट्रोडक्शन हुआ कि वो ड्रग जो कि आपके रेट और वॉल्यूम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा दे, जो कि एडिमा, हाइपरटेंशन और ड्रग पॉइजनिंग के केस में यूज होती हैं, उनको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। अब देखते हैं डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन कि कौन कौन सी कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं वो डायूरेटिक्स में आती है। बेसिकली डायूरेटिक्स को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन। पहली कैटेगरी है वीक डायूरेटिक्स, मतलब इनको लेने के बाद बहुत हल्का सा हमको डायूरेटिक का एक्शन देखने को मिलेगा, मतलब बहुत हल्का सा रेट और वॉल्यूम इंक्रीज होगा यूरिन का। इसमें भी क्लासिफाई किया गया है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हो गए, एसिडिफाइंग सॉल्ट्स हो गए, जेंथिन डेरिवेटिव हो गए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हो गए। सेकेंड क्लास है हमारी मॉडरेटली पोटेंट डायूरेटिक्स। इसका मतलब हुआ कि जो वीक डायूरेटिक्स से थोड़ा ज्यादा रेट और वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे यूरिन के फॉर्मेशन को। वेरी पोटेंट डायूरेटिक मतलब जो कि बहुत ज्यादा जिनके अंदर डायूरेटिक का एक्शन देखने को मिलता है, वो यदि इनको लेंगे तो बहुत जो रेट है, जो आपका यूरिन फॉर्मेशन का रेट है और वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आती है हमारी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। वो ड्रग जो कि आपके पोटेशियम आयंस को स्पेयर करके रखती हैं इन कंपैरिजन टू द सोडियम आयन। सोडियम आयन को वो निकालती हैं और पोटेशियम आयन को बचा के रखती हैं। तो ये एक मैकेनिज्म होता है जिसको भी हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो ड्रग आती है वो हमारी आती है ट्राइएमिट्रिन और स्पाइरोनोलैक्टोन। अब एक एक करके सारी क्लास को पढ़ते हैं। सबसे पहले वीक डायूरेटिक्स। वीक डायूरेटिक्स में हमारा आता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। देखिए जैसा कि नाम बता रहा है ऑस्मोटिक, मतलब ये जो ड्रग है इसमें जो ड्रग यूज होती है वो होती है दो कैटेगरी की, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है हमारा सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड आपने बहुत गांव में या अपने बुजुर्गों से सुना होगा, बड़ा कॉमन सा होता है कि जब किसी को पॉइजनिंग हो जाती है तो उसको नमक का पानी पिलाया जाता है, जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग होती है। तो ये नमक का पानी क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब ये कर क्या रहा है? हाइपरटोनिक। जब हम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन दे रहे हैं तो हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड क्या कर रहा है वहां पे जाके, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है आपका सेल्स का, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वहां पे क्या होगा कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। वो किस वजह से हो रहा है? जब आप पेशेंट को हाइपरटोनिक NaCl का सोल्यूशन दे रहे हो। हाइपरटोनिक का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जिसमें कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब जो इसकी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जब हम ऐसा सॉल्यूशन किसी पेशेंट को देंगे तो उसमें वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से डाइयूरेसिस देखने को मिलेगी। ठीक है। दूसरा इसका क्या एक्शन होता है कि ये जो सोडियम आयंस होते हैं उनके रीएब्जॉर्प्शन को भी इनहिबिट कर देता है। तो सोडियम देखिए, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब आप बहुत समझ लीजिए क्योंकि ये वर्ड आके बहुत यूज होना है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब जो ब्लड है, देखिए किडनी हमारा क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। तो जो हमारा ब्लड है जब वो नेफ्रॉन्स में जा रहा है तो वहां से बहुत सारे आयंस एक्सक्रीट आउट होते हैं और बहुत सारे आयन रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो जो रीएब्जॉर्ब होते हैं वो हमारे यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जितनी भी ड्रग्स है वो क्या करेंगी? ज्यादातर ड्रग्स सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगे। मतलब जो एक बार यूरिन में चला गया अब वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना। तो रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो कहाँ चला जाएगा? वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि जब भी आप किसी को हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन दोगे तो उससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और वही ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट जो होगा वो डाइयूरेसिस की तरह आपका एक्शन शो करेगा। देखिए कुछ टाइम क्या होता है कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट को भी यूज करते हैं यूरिन को एल्कलाइन बनाने के लिए। यूरिन को हमको एल्कलाइन कब बनाना होता है? जब किडनी स्टोन को आपको पास करना है, जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है किसी को, तब भी यूरिन को एल्कलाइन बनाया जाता है। या कोई पेशेंट जो कि सल्फोनामाइड ड्रग ले रहा है ना, उन पेशेंट को भी यूरिन को हमको एल्कलाइन बनाना पड़ता है सल्फोनामाइड के एक्सक्रीशन के लिए। तो ये यूजेस हो गए आपके सोडियम क्लोराइड के और डाइयूरेटिक्स के। ये ऐसे ही इसी कैटेगरी में दूसरी जो क्लास है वो है पोटेशियम सॉल्ट। पोटेशियम सॉल्ट में सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज्ड कंपाउंड होता है वो होता है पोटेशियम सिट्रेट, जो कि यूरिन को एल्कलाइन बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। आप देखिएगा बहुत सारे जो सिरप्स आते हैं उसमें पोटेशियम सिट्रेट एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट की तरह काम करता है, जो कि यूरिन को एल्कलाइन बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में हमारा आता है मैनिटोल। मैनिटोल बेसिकली एक टाइप का शुगर सॉल्यूशन होता है। इसका हम क्या करते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पेशेंट को जब इंजेक्ट करते हैं तो अभी आप सोचिए हाइपरटोनिक मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। आपने जब उसको पेशेंट में इंजेक्ट किया आईवी फ्लूइड के थ्रू, तो वो क्या करेगा? सेल से वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या हम ऐसा बोले जितना भी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर वाटर फिल था, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जो वाटर फिल्स था, उस वाटर को बाहर की तरफ खींचना शुरू करेगा, चूसना शुरू करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा किसके ऊपर? आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के ऊपर, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होने की वजह से जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होगा वो कम हो जाएगा। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना भी वाटर उसने अपनी तरफ खींचा सेल से वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि डाइयूरेटिक कौन सी ड्रग है? वो ड्रग जो कि आपके यूरिन के आउटपुट को बढ़ा दे।
सपोज करो आप दिन में एक बार यूरिनेशन के लिए जाते हो, यदि ये ड्रग ले लोगे तो आप दिन में 4 से 5 बार यूरिनेशन के लिए जाओगे, तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, है ना, साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ गया। एक बार जा रहे थे तो सपोज करो 100 ml आपका यूरिनेशन हो रहा था, जब आप 5 बार जाओगे तो हर बार 50-50 ml भी करोगे तो आपका 250 ml यूरिनेशन हो गया। तो इस तरीके से वॉल्यूम भी बढ़ गया यूरिन का और रेट भी बढ़ गया। तो इन ड्रग को लेने का फायदा क्या हुआ कि जो आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा फ्लूइड था वो बाहर निकल गया, तो जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा। या किसी को पॉइजनिंग हो गई थी तो जब यूरिन बाहर निकलेगा तो उसके साथ साथ जो टॉक्सिक मटेरियल था आपकी बॉडी का वो भी बाहर निकलेगा। ओके। और ऐसे ही एडिमा या सूजन है कहीं पे तो वहां पे भी फ्लूइड का कम हो जाएगा, तो जो सूजन है वो भी कम हो जाएगी। तो ये हमारा डायूरेटिक्स का फंक्शन होता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास है इसमें एसिडिफाइंग सॉल्ट्स, इसमें आता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, जब इसको ओरली दिया जाता है तो ये एब्जॉर्प्शन के बाद कन्वर्ट हो जाता है H+ आयन में, और ये जो H+ आयन होते हैं ये आपके ब्लड के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं HCO3- उनके साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वहां पे बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिडोसिस कॉज करते हैं। अब इस एसिडोसिस की वजह से क्या होता है, जो पीएच होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर सेल का वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ड्रग जो है वो आपकी एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, मतलब यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है आपका जेंथीन डेरिवेटिव। जेंथीन डेरिवेटिव में आता है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन को बेस्ट डाययूरेटिक बोला जाता है। एक्चुअली ये आपका दो जगह पे वर्क करता है। एक तो करता क्या है थियोफाइलिन, कि जब भी आप इसको देंगे तो ये रीनल के ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा। अब ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा तो जो ग्लोमेरुलस से आपका फिल्ट्रेशन हो रहा था वुमेन्स कैप्सूल में, सपोज करो पहले नॉर्मली आ रहा था 1 लीटर ब्लड, जब आप थियोफाइलिन दे दोगे तो जब ब्लड फ्लो बढ़ गया तो अब वहां पे 1 लीटर की जगह 2 लीटर आएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जितना ज्यादा ब्लड उस जगह पे आएगा आपके वुमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, उतना ही ज्यादा फिल्टर होगा। ठीक है। तो ये थियोफाइलिन कैसे काम कर रही है, कार्डियक और वेस्कुलर एक्शन, आपके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर दे रही है, जिसकी वजह से ज्यादा आपका हार्ट जो है वो ज्यादा ब्लड को पंप कर रहा है, ज्यादा ब्लड पंप हो रहा है तो वो ज्यादा किडनीज तक पहुंच रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट तक पहुंच रहा है और उतना ही ज्यादा वो फिल्टर हो रहा है। दूसरा ये क्या काम करती है, ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती है। मैंने बताया आपको रीएब्जॉर्प्शन मतलब दोबारा से सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ब्लड के अंदर, एक बार जो यूरिन में चला गया वो चला गया, तो वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इसकी इसके वजह से क्या होगा कि जिंथीन आपका एक बेस्ट डायूरेटिक की तरह काम करता है, क्योंकि ये दो मैकेनिज्म पे काम कर रहा है जिसकी वजह से प्रॉपर डायूरेसिस जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। इसके अंदर ड्रग आती है हमारी एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड क्या करती है, एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसको इनहिबिट कर देती है। ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन को मैनेज करता है ये एंजाइम, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के बाइकार्बोनेट भी बनाता है और इस बाइकार्बोनेट को दोबारा से तोड़ता भी है CO2 और H2O में। ठीक है। और ये बाइकार्बोनेट जो है वो टूटता है H+ आयन और बाइकार्बोनेट्स आयन में। और ये जो H+ आयन होते हैं ये सोडियम के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो जितना भी बाइकार्बोनेट टूटा आपके ट्यूब्यूल्स के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर जितना भी H+ बाइकार्बोनेट टूटा, उसके अगेंस्ट में H+ जो बना वो H+ सोडियम के साथ एक्सचेंज करता है। तो देखिए डायूरेटिक में बेसिकली हमको करना क्या है कि हमको सोडियम आयन को बाहर निकालना है। तो सोडियम आयन को बाहर निकालने के पास के लिए हमारे पास अब क्या आ गया, एक H+ आयन आ गया। वो H+ आयन जितना भी सोडियम था उसको एक्सचेंज करके यूरिन में कन्वर्ट कर देगा और आपका यूरिन का आउटपुट को बढ़ा देगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्लास है मॉडरेटली पोटेंट डायूरेटिक, जिसके अंदर आता है हमारा बेंजोथायाडायाजीन्स।
ये क्या करते हैं, दीज ड्रग प्रिवेंट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम के साथ साथ क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को भी रोकती है, जिसकी वजह से उनका एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाता है। ये जो ड्रग होती हैं जनरली आपका कहाँ काम करती हैं, डिस्टिल टिब्यूल के ऊपर। अभी मैंने सबसे पहली स्लाइड में आपको डायग्राम दिखाया था आपके नेफ्रॉन का, तो जो उसमें डिस्टिल साइट थी, डिस्टिल टिब्यूल थी, वहां पे जाके ये ड्रग काम करती है। इनका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये हाइपोकैलीमिया कर देती है और हाइपोकोलेरेमिक एल्कलोसिस करती है। हाइपोकैलीमिया कौन सी कंडीशन होती है, वो कंडीशन जिसमें कि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कम हो जाती है। और एल्कलोसिस का मतलब जो आपका पीएच है, यूरिन का जो, ब्लड का जो पीएच है, वो आपका बढ़ जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। नेक्स्ट क्लास है आपकी वेरी पोटेंट डाइयूरेटिक, जिसमें आपकी आती है फ्यूरोसामाइड। फ्यूरोसामाइड का क्या एक्शन है, आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन द इंटेंस डायूरेटिक एक्शन स्टार्ट विद इन एन आवर एंड इज कंप्लीटेड इन 4 to 6 आवर। जब भी आप किसी पेशेंट को फ्यूरोसामाइड देंगे तो उसका जो आपको एक्शन देखने को मिलेगा वो 1 घंटे में देखने को मिलेगा। तो ये ड्रग क्या करती है, ये इन कंपैरिजन टू द सोडियम, सोडियम के कंपैरिजन में क्लोराइड को ज्यादा बाहर निकालती है। तो मतलब क्लोराइड की कमी ज्यादा होने देखने को मिलेगी पेशेंट में। द फ्यूरोसामाइड एक्ट अलोंग द इंटायर नेफ्रॉन इंक्लूडिंग द लूप ऑफ हेनले विद द एक्सेप्शन ऑन द डिस्टल साइड। यदि हम फ्यूरोसामाइड का मोड ऑफ एक्शन देखें नेफ्रॉन के ऊपर, तो ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल पे भी काम करता है, ये लूप ऑफ हेनले पे भी काम करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों पे। सही है। बट ये आपका जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होती है, डीसीटी जो होता है, उस पे काम नहीं करती है। तो ये क्या करती है, ये सोडियम का एक्सचेंज करती है किसके साथ, पोटेशियम के साथ और हाइड्रोजन आयन के साथ। सोडियम आयन का एक्सचेंज होता है पोटेशियम के साथ और एज वेल एज हाइड्रोजन आयन के साथ साथ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी से सोडियम जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, सोडियम का एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो फ्यूरोसामाइड है यदि हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो वो क्लोराइड आयन का ज्यादा लॉस होगा उसकी बॉडी में। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ क्लोराइड में लीड टू द हाइपर क्लोरेमिक एल्कलोसिस। जब बहुत ज्यादा क्लोराइड का लॉस होने लगेगा तब उस कंडीशन से क्या होगा, जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा पेशेंट में वो देखने को मिलेगा हाइपर क्लोरेमिक एल्कलोसिस। क्लोराइड की कमी होने की वजह से जो पीएच बढ़ गया, उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं हाइपर क्लोरेमिक एल्कलोसिस। इसके और एडवर्स इफेक्ट क्या है कि यदि कोई पेशेंट फ्यूरोसामाइड ले रहा है एज अ डायूरेटिक, तो एक तो उसकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी, फटीग मतलब थकान देखने को मिलेगी, हाइपोटेंशन भी मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और यदि आप इसको आईवी एडमिनिस्टर कर रहे हो फ्यूरोसामाइड को तो बहुत कॉशियसली करना होता है, अदरवाइज पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी देखने को मिल सकता है। कुछ पेशेंट में हिपेटिक कोमा जैसा एडवर्स इफेक्ट देखा गया है, कुछ पेशेंट में स्किन रैशेज, नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया, ये कुछ सिम्टम्स, कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि देखे गए हैं। थेरापेटिक यूजेस क्या है फ्यूरोसामाइड के, जनरली इट इज सेफ एंड इफेक्टिव एज वेल। इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ एडिमा, जो सूजन होती है जहाँ पानी का वाटर भर जाता है आपकी बॉडी की सेल्स के अंदर, उसको बाहर निकालने में यूज होता है, जैसे कि पल्मोनरी एडिमा, जब लंग्स के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा, है ना। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द बार्बिचुरेट पॉइजनिंग, जो ड्रग होती है बार्बिचुरेट, यदि उनकी पॉइजनिंग हो जाती है तो उस बार्बिचुरेट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी हम फ्यूरोसामाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग, लास्ट कैटेगरी है आपकी पोटेशियम स्पियरिंग डायूरेटिक्स। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती है स्पायरोनोलैक्टोन। स्पायरोनोलैक्टोन जो है वो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होती है। ये क्या करती है, कंपिटिटिवली इनहिबिट करती है एल्डोस्टेरोन के एक्शन को। और क्या करती है,
प्रिवेंटिंग द पोटेशियम सिक्रीशन एंड डिक्रीजिंग द सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। तो पोटेशियम के सिक्रीशन को कम कर देती है। सबसे पहला काम क्या करती है स्पाइरोलेक्टिन, कि पोटेशियम के सिक्रीशन को कम कर देगी। तो सिक्रीशन कम हो गया, इसका मतलब वो एक्सक्रीट आउट भी कम हो गया, तो स्पेयर कर लिया, बचा के रख लिया, इसीलिए इसको नाम दिया गया है पोटेशियम स्पेयरिंग डाइयूरेटिक। ठीक। दूसरा इसने क्या काम किया कि सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर दिया। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो सोडियम क्या है आपकी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको डायूरेसिस देखने को मिलेगी। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? As such, no serious toxicity has been reported, but it causes the drowsiness and menstrual irregularities. फीमेल के अंदर menstrual irregularities कॉज करती है और drowsiness कॉज करती है, मतलब नींद आना, हल्का हल्का सा आलस आना, उसको हम बोलते हैं drowsiness। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है एंटी डायूरेटिक एजेंट। अभी डायूरेटिक का मतलब क्या था कि जो ड्रग आपके बॉडी से पानी को और सोडियम आयन को बाहर निकाल रही है उनको हम बोलते हैं डायूरेटिक। और एंटी डायूरेटिक क्या हो गई? वो ड्रग जो कि आपके सोडियम और वाटर को रोक के रखें, मतलब जिनको लेने के बाद आपको यूरिनेशन ना हो, उनको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक। सो इसके अंदर जो बेसिकली हमको पढ़ना है वो पढ़ना है एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में, एडीएच जिसको हम बोलते हैं। इट इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड अलोंग विद द ऑक्सीटोसिन। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब होता है वहां से ये इसका रिलीज होता है। The rate of secretion of ADH is mainly dependent on the state of hydration. ADH का जो सिक्रीशन है वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट क्या है। जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना ही आपका ADH जो है वो ज़्यादा रिलीज होगा, जिसकी वजह से आपका डायूरेसिस जो है वो कम हो जाएगी। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की यदि हम बात करें तो इसके अंदर हमको अलग अलग बॉडी ऑर्गन पे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा एडीएच का। किडनी के ऊपर द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन्स बिकम परमिएबल टू वाटर लीडिंग टू द रिडक्शन इन टोटल यूरिन वॉल्यूम। अब देखो इन एडीएच देने के बाद क्या होगा कि जो रीएब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। तो रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जितना भी यूरिन में कलेक्ट हुआ था वो दोबारा से आपके ब्लड में आ जाएगा। उसको यदि हम ऐसा बोलें तो उसकी वजह से क्या है कि जो यूरिन का वॉल्यूम है और यूरिन की फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। द एब्सेंस ऑफ एडीएच कॉज डायबिटीज इंसिपिडस। यदि किसी में एडीएच हार्मोन की कमी होती है तो उस पेशेंट को डायबिटिक इंसिपिडस बोला जाता है। सेकेंड है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। इन द लार्ज डोजेज ऑफ एडीएच राइजेस द ब्लड प्रेशर बाय डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, but this is followed by the fall in blood pressure due to narrowing of coronary blood vessels and by the direct effect of ADH on the myocardium। यदि आप किसी को ADH बाहर से इन्फ्यूज कर रहे हैं, है ना, इन्फ्यूजन के फॉर्म में दे रहे हैं और लार्ज डोजेस दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनिशियली उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एडीएच उसकी बॉडी में जाता जाएगा उसकी जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स है वो पतली होती जाएगी, नैरो होती जाएगी, जिसकी वजह से उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता जाएगा। तो ये दोनों तरीके के एक्शन शो कर रहा है एडीएच, पहले ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है देन उसके बाद कम कर रहा है। अदर स्मूथ मसल्स पे हम बात करें तो एडीएच का क्या फंक्शन होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट की जो स्मूथ मसल्स है आपकी उस पे ये पेरिस्टाल्सिस को बढ़ा देता है। पेरिस्टाल्सिस बढ़ा देगा तो डायरिया कॉज करेगा। यदि बहुत ज्यादा पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगा तो डायरिया आपको देखने को मिल सकता है। ADH should not be given by oral route as it is a destroyed by trypsin। जो आपकी लार के अंदर एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, यदि आप ADH को ओरली देंगे तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। It is only administered by the parenteral route। The other antidiuretic drug is chlorpropamide। इसके अलावा जो सिंथेटिक ड्रग की हम बात करें ADH के अलावा जो हमारे पास ड्रग होती है वो होती है क्लोरप्रोपामाइड एज अ एंटी डायूरेटिक। ये आपका खत्म हुआ डायूरेटिक और एंटी डायूरेटिक।